यू स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। मैं आज आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, आपका जो सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन में आपका यूनिट 1 का पार्ट 2 करा रही हूँ। पार्ट 1 में करा चुकी पूरा। प्लेलिस्ट में ऊपर आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है डेमोक्रेसी गवर्नेंस की, उसमें जाके आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। प्रशासन उसमें पूरा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। प्रशासन डिटेल में मैंने उस पार्ट में समझा दिया है। अब उसमें देख रहे हैं संसदीय नियंत्रण कि संसद का किस प्रकार नियंत्रण है प्रशासन के ऊपर, कि प्रशासन जो है उसकी पावर्स ओवर ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए वो लोग। इसलिए क्या हो रहा है, कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है प्रशासन, ये है संसद। संसद उस पर कैसे नियंत्रण करती है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, इनके पास पूरा ज्ञान है, नॉलेज इनके पास है। सारी नीतियाँ तो ये बना के दे रहे हैं, तो कुछ गलत नीति ना बना दे इस प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट, ये एक बार देख लीजिए। संसदीय नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, तकनीक तथा पद्धतियाँ निम्नलिखित है कि संसद के ऊपर जो संसदीय नियंत्रण जो है उसके उपकरण क्या है। प्रश्नों द्वारा, बहस द्वारा, प्रतिवेदन द्वारा, प्रस्तावों द्वारा, सरकारी नीतियों के कार्यों के संबंधित नियंत्रण द्वारा कि कैसे कार्य हैं उनके नियंत्रण, बजट द्वारा, पैसों से रिलेटेड पूरा के वित्तीय नियंत्रण जो है वो ये रखते हैं संसद द्वारा, समितियों के माध्यम द्वारा, वित्तीय प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों में विस्तृत नियंत्रण। हर मामले में चाहे कैसे भी मामला उस पर नियंत्रण इनका रहेगा। स्लाइड देखते हैं। विधि निर्माण द्वारा, विधि यानी कानून बनाने से ऊपर, कि पहले जो वो पॉलिसी होगी बन के कहाँ से आएगी, प्रशासकों द्वारा। वो बना के देंगे पूरी पॉलिसी, उस पर गहन अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, वो बना के देंगे। अब वो गलत ना हो, कुछ ऐसा ना हो उसमें के संविधान के वो खिलाफ चली जाए, लोगों के खिलाफ चली जाए, जनता के हित में ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप देखा जाएगा इंट्रोडक्शन टू बिल। जो बिल आया उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि बिल है क्या, फिर उसको बताया गया। फिर पब्लिकेशन इन गेजेट, उसको क्या किया जाएगा, राजपत्र द्वारा बताया जाएगा, राजपत्र बनाया जाएगा। फिर क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या रहा, फर्स्ट रीडिंग। पहले एक बार उसको पढ़ा जाएगा, पहली रीडिंग होगी। यदि पहली रीडिंग में ही उसको समझ लिया और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया आगे के लिए, तो सिलेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा आगे भेजने के लिए सेकंड रीडिंग के लिए। फिर क्या होगी, उसकी सेकंड रीडिंग होगी। यदि उसमें कोई कमी हुई, कोई भी किसी प्रकार की कमी हुई, तो उसे वहीं रोक दिया जाएगा सेकंड रीडिंग में कि इसमें ये कमी है, ये दोष है, से ठीक करवाओ। फिर क्या होगी, थर्ड रीडिंग होगी, एक बार और उसे पढ़ा जाएगा, थर्ड रीडिंग। ये तीनों रीडिंग कहाँ चल रही है, लोकसभा के अंदर। पहले लोकसभा में आएगा बिल, वहाँ पे तीनों में ये चल रहा है टॉपिक। 3 बार रीडिंग होगी, उसके बाद जाएगा अदर हाउस में, बिल जाएगा अदर हाउस में। यहाँ तीनों जगह एक्सेप्ट अगर हो जाता है 3 रीडिंग में, उसके बाद जाएगा बिल इन अदर हाउस। अदर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, दूसरा सदन जो ऊपरी सदन। राज्यसभा में ये बिल जाएगा, उसके बाद राज्यसभा अगर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये ठीक है, वहाँ पे भी रीडिंग हो चलेगी इसकी, तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेगा तो वो बनेगा लॉ, लास्ट में बनेगा वो लॉ। यदि प्रेसिडेंट भी रोक लेता है कि नहीं इसमें ये कमी है, ये दोष है, तो भी इसको बिल को वापस भेज दिया जाएगा। से केवल और केवल जो धन विधेयक है उसे प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। धन विधेयक को जो है ना ही ये दूसरे हाउस वाले, ना ही प्रेसिडेंट रोक सकता, केवल 14 दिन तक रोक सकते, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। वो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और अगर दोबारा भेजा जाता है इनके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो इन्हें सिग्नेचर करने पड़ेंगे दूसरी बार में। पहली बार तो चलो ये भेज सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी बार अगर भेजते हैं धन विधेयक को, तो इनको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। और अदर हाउस में यहाँ पे राज्यसभा वाले तो मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि धन विधेयक है ना, जनता के पैसे से रिलेटेड है। तो जनता के लोग जो प्रतिनिधि चुन के गए वो कहाँ गए, लोकसभा में, तो लोकसभा में ही जाएगा वो बिल। धन विधेयक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे लोकसभा में दी जाती है। राज्यसभा तथा प्रेसिडेंट उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जनता का वो पैसा है। वही बात है, विधि निर्माण को एक बार और दोबारा समझा देती हूँ। इंट्रोडक्शन द बिल, पहले विधि को देखा जाएगा कि वो है क्या, जो भी नीति है आपकी, पॉलिसी है, उसको देखा जाएगा। फिर उसे पब्लिश किया जाएगा, फिर फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सिलेक्ट होगी। फर्स्ट रीडिंग के बाद उसे या तो सिलेक्ट किया जाएगा या फिर मना कर दिया जाएगा। सिलेक्ट होता है तो उसके बाद जाएगी सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग। 3 बार उसे पढ़ा जाएगा, तीनों बार सिलेक्ट हो गया, तीनों बार में किसी ने मना नहीं करा, कोई विपक्षी दल ने वो नहीं उठाया कि इसमें ये कमी है, जवाब दो, गलत नहीं होगा बिल, तो जाएगा वो अदर हाउस में, ऊपरी हाउस में, राज्यसभा में, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर बनेगा वो लॉ। इस सारी प्रक्रिया से क्या बताया जा रहा है कि प्रशासक जो है, जो भी वो नीतियाँ बना रहे हैं, उन पर संसद का पूरा और पूरा नियंत्रण है। कोई भी गलत नीति बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने चरण से गुजर के एक लॉ को बनना
पढ़ रहा है, तब जाके वो एक कानून बनेगा। इस पूरे इससे आना पड़ेगा उसको। यदि गलत होगा तो उसे यही रोक दिया जाएगा। ये वही बात है, पूरा उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि पहले बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, डिस्कस होगा हाउस में, कि पहले हाउस में इसको भेजा जाएगा, उसका डिस्कशन होगी, फिर उसको रिपोर्ट दी जाएगी राजपत्र द्वारा। रिपोर्ट जो है वो फिर हाउस में या तो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। फिर क्या होगा, डिस्कशन होगा हाउस में, फिर बिल एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट होता तो सेंड होगा अदर उसमें, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, 3 रीडिंग्स में रिजेक्ट नहीं होता तो जाएगा अदर हाउस में। फिर अदर हाउस वाले या तो इम्प्रूव करेंगे या मना कर देंगे। अगर इम्प्रूव हो जाता तो जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास। अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो जॉइंट हाउस का वो भी बैठाया जा सकता है। दोनों सदनों को एक साथ बैठा के, उनको क्या कहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट वालों को बैठा के उस पर विचार किया जा सकता है, फिर वो बनता है बिल। ये पूरे प्रक्रिया है, एक बिल को पास होने में इतना समय लगता है, इतने ये सारे चरण हैं। इसके द्वारा संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, विधि निर्माण मैंने समझा दिया आपको कि विधि निर्माण द्वारा कैसे प्रशासन जो है, प्रशासन पर संसद का नियंत्रण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नकाल द्वारा। प्रश्नकाल में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं कि जो भी तुम्हारी नीति है बनाई गई है उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न कौन पूछेगा, एक पार्टी है जो पावर में, दूसरी पार्टी कौन है, विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी वाले इनसे पूरे इनके पास वो है, प्रश्नकाल में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो तुम नीति बना रहे हो इसमें तो ये दिक्कत है, ये परेशानी है। जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड विपक्षी दल वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये पूरा उनका ये बताया हुआ है। ये देखिए कि पहले 0 हार होगा, फिर क्वेश्चन हार होगा, कितने मिनट का होगा। ठीक है, ये पूरा 12 से लेके 1 बजे तक इनका क्वेश्चन हार चलेगा, फिर बाकी का काम होगा। पहले 11 बजे AM तक इनका ये 0 आवर चल रहा है, 6 बजे तक बीच में ये प्रश्न काल चलेगा। प्रश्न काल में होता क्या है, उसके प्रश्न पूछने की पूरी अनुमति होती है, किसी प्रकार के आप प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। एक बार स्लाइड देख लेते हैं। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। पहला घंटा सबसे पहले प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। ये समान विधिक संसद के प्रश्न पूछते हैं। इसमें क्या होता है, समान विधि, जो जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विपक्षी दल वाले इस दल से पूछते हैं जो पावर में है, और आमतौर पर मंत्रिमंडल इसका उत्तर देता है। जो पावर में है ना मंत्रिमंडल वाले, वो इसका क्या देंगे, उत्तर देंगे। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कैसे हैं, एक है इसका तार्किक, और एक है आंतरिक और अल्प सूचित नोटिस। एक है तार्किक। तार्किक का मतलब क्या है, मुंह से क्वेश्चन आंसर वाले, बोलने में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तार्किक में क्या होगा, लिखित होगा कि लिख के तुमने क्वेश्चन भेजा, आंसर उसको लिख के देना पड़ेगा। अल्प सूचित नोटिस वाला क्या, नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोटिस में ही आंसर आएगा। 3 प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी अगर गलत नीति होगी, कुछ उसमें गलत, उनको ऐसे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं, अपनी सरकार गलत कदम उठा रही है, तो विपक्षी दल उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो पावर में बैठा हुआ है, जो उस वक्त पावर में है पार्टी, उसको आंसर देना पड़ेगा। प्रश्नकाल इसी को कहा जाएगा। क्वेश्चन आवर जो है उसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, और इसके द्वारा संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। सरकार जो हमारा प्रशासन है उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है। दूसरा है अल्पकालीन बहसें। बहसें मतलब वाद विवाद जैसी प्रक्रिया, इस प्रकार की। कभी कभी ये हिंसक भी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर नॉर्मली इस पर बात की जाती है। इसमें 2, आइए स्लाइड देख लेते हैं एक बार। अल्पकालीन बहस का समय कितना है, इसमें 2 घंटे की बहस भी कहा जाता है। इस अल्पकालीन बहस को 2 घंटे की बहस कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की बहस के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं दे सकता। 2 आवर्स का समय दिया जाता है कि तुम बहस कर सकते हो। ठीक है, इस बहस को संसद के तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के लिए किसी मामले में उठाने के लिए उठा सकते हैं। कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसमें तुम्हारा मतभेद हो रहा है, उसमें तुम 2 घंटे के लिए पूरा इसमें बहस कर सकते हो। इस तरह की बहस के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन का समय आवंटित करता है, मतलब आवंटित मतलब देता है। जो अध्यक्ष है ना, वो सप्ताह में 2 दिन, वीक में 2 दिन देगा और 2 घंटे देगा, मतलब 4 घंटे का समय आपके पास बहस करने के लिए। इस मामले में संसद में ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव लाया जा सकता है, ना ही मतदान हो सकता है। मतदान यानी वोटिंग, कोई भी बिल लाता है तो उसमें वोटिंग होती है ना, कि हम एक्सेप्ट करते हैं, सबकी वोटिंग चलती है। तो 2 घंटे की जो बहस है, इसमें ना ही तो वोटिंग होगी, ना ही किसी प्रकार का औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा, केवल उसमें बहस होगी कि जो भी तुम्हारा वो नीति है वो किस प्रकार से गलत है। विपक्षी दल वाले पूरे उस पर आरोप लगाते हैं, उसमें जितनी कमी होती है ढूंढ के लाते हैं। और ये 4 घंटे का जो समय है ना, 1 हफ्ते में, इसमें बहस होती है। और इस तरीके से प्रशासन जो है संसद
संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट देखेंगे अन्य बहसें। एक तो हो गई अल्पकालीन बहसें, ये है अन्य बहसें। अभी अन्य बहसें क्या है कि इन बहसों, जो अल्पकालीन बहसें उसके साथ साथ संसद के अन्य अवसर भी मिलता है, अन्य बहसों के लिए भी अवसर मिलता है, जिसमें प्रशासन की चूक यानी उनसे कोई मिस्टेक हो गया, कोई एरर हो गया उस नीति के अंदर, और विफलता, कोई तो गलती हो ही जाती है। देखो एक बिल बन के आ रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी रह ही जाती है किसी ना किसी कारणवश, ठीक है। उस विफलता पर बयान लेने और आलोचना करने के लिए बहस कर सकते हैं। जो विपक्षी दल है ना, वो ढूंढ के उस बिल को ध्यान से पढ़ता है, 10-15 बार पढ़ेगा वो उस बिल को, और देखेगा यहाँ कमी रह रही है, ये जनता के खिलाफ जा रहा है मुद्दा, टॉपिक, उसके ऊपर वो बहस कर सकते हैं, और उस विफलता के ऊपर वो पूरी तरीके से बहस कर सकते हैं, और अपनी वोटिंग में उसको वोट नहीं देंगे कि हम इस पर वोट नहीं दे रहे। अगर वोट नहीं मिलते इक्वल कि इस संख्या से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए तो ये बिल पास होकर, नहीं मिलते तो वो बिल रह जाएगा। तो कोशिश पूरी करते हैं कि इनका बिल पास ना हो। अब अगला क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बजट प्रणाली। प्रशासन पर अगर नियंत्रण करना है तो उसके लिए बजट जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पैसों से ही सारे धांधली, जितने भी आप देखेंगे भ्रष्टाचार होगा वो पैसों से रिलेटेड होगा, तो पैसों पे ही सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, प्रशासन वाले जितने भी सरकारी अधिकारी उन पर महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रण करना है, तो वो क्या है, बजट द्वारा, ठीक है। बजट अधिनियम के द्वारा संसद सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। जो भी प्रशासन है, सरकार है, जो भी खर्चा करे ना, उस पर संसद जो है पूरा नियंत्रण रखती है। यह सरकार के कोष एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करती है कि तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या कहाँ लगा रहे हो, पूरे पैसा का देखभाल, बजट पर नियंत्रण होगा सरकार का, संसद का। बजट पारित करने की प्रक्रिया के दौरान यह सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकती है। जो भी काम किया जा रहा है, कहाँ कितना पैसा लगाया गया, उसकी आलोचना की जा सकती है, संसद में पूरी आलोचना की जा सकती है, इन्होंने यहाँ गलत पैसा लगा दिया। हुआ था ना, आप पार्टी वाले हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा वो क्या आरोप क्या लगाता है कि इन्होंने सारा पैसा जो भी है ना सरकार का, वो कहाँ लगाया है, इन्होंने अपने आप को प्रमोट करने में, अपनी प्रमोशन करने में, टीवी में ऐड आ रही है इनकी, हर जगह अपनी प्रमोशन में इतना पैसा लगा रहे हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप ये लगाए गए थे संसद में, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यह पढ़ते हैं, और प्रशासन की कमियों तथा विफलता को इंगित किया जा सकता है, मतलब जो भी उनसे कोई कहीं पे गलती हो गई हो प्रशासन वालों से, उनकी कमियां हैं, उनकी विफलता, उसको इंगित मतलब पॉइंट आउट किया जा सकता है कि तुमने यहाँ ये गलती कर दी, यहाँ तुमने ज़्यादा पैसे लगाए, तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, विपक्षी दल करेगा ये। विनियोग और वित्तीय विधेयक, जितना भी पैसा है ना को पारित होने तक, जब तक वो पारित नहीं हो रहा तब तक कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेट वाले ना तो खर्च कर सकते हैं और ना ही करों की वसूली कर सकते हैं। जो टैक्स वगैरह है ना जो हम देते हैं, वो जब तक ये बजट पास नहीं हो रहा तब तक वो ले नहीं सकते और खर्च भी नहीं कर सकते। पूरा बजट उनको मिलता है कि कितना पैसा कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, बजट के ऊपर नियंत्रण होता है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर वो बिल्कुल ही निरंकुश हो जाएंगे, अपनी मर्जी से पैसे खर्च करेंगे, जहाँ मर्जी लगाएंगे उस पैसे को, अपने घर भरेंगे उस पैसे से। और लास्ट है लेख परीक्षण पद्धति। लेख परीक्षण पद्धति क्या है समझते हैं। यह प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, कि जो प्रशासन है उस पर संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संसद की ओर से सरकारी हिसाब किताब की लेख परीक्षण, भारत की लेख नियंत्रण और महालेख परीक्षण CAG करता है कि पूरा डाटा रखा जाएगा, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, किसमें एक एक रुपये का हिसाब रखा जाएगा उसमें कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। CAG, इसका नाम क्या है, CAG। और वह सरकार के वित्तीय लेन देन, पैसों से रिलेटेड लेन देन, कहाँ गया कहाँ से आया, संबंध की वार्षिक लेख परीक्षण रखा गया, 1 साल का, पूरा 1 साल का लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। CAG का काम क्या है, पूरा 1 साल में कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ उसकी एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करना, और इस रिपोर्ट में सब कुछ बताया जाएगा। CAG की रिपोर्ट सरकार की अनुचित, गलत अगर उसने कुछ करा है, गैर कानूनी, गैर बुद्धिमत्तापूर्ण कि गलत, बिल्कुल गलत डिसीजन लेकर, अलाभधारक और नियंत्रित खर्चों की सामने लाती है। कुछ भी अगर उसने गलत करा है ना, ये सारे गलत पॉइंट बता रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट जितने भी आ रहे हैं ना, गलत खर्चा अगर किया है माइनस पॉइंट में, तो उसको वो बताएगा। CAG संसद के प्रतिनिधि है। CAG कौन है, संसद का एक प्रतिनिधि है और केवल इसी के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार संसद के प्रति सरकार की वित्तीय जवाबदेही, पैसों से रिलेटेड जवाबदेही को CAG की लेख परीक्षित रिपोर्ट में सुनिश्चित किया जाता है।
संसद क्या है, उनके पास पावर है, पैसे आ रहे हैं प्रशासन वालों के पास। अब संसद इस पर कैसे नियंत्रण कर रही है, इस रिपोर्ट के द्वारा। अगर ये कुछ भी गलत करेंगे तो इस रिपोर्ट में आ जाएगा, और अगर ये बात सामने आ गई इन्होंने इतना गलत किया, यहाँ गलत किया, तो दोबारा इन्हें बैठने थोड़ी ना दिया जाएगा संसद में, हमें वोट ही नहीं देंगे, हमें इनके बारे में पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट में सारा ही डाटा कलेक्ट हो जाता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। बजट द्वारा वो होता है कि बजट में पैसे दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, और इसमें क्या है, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया वो बताया जाएगा, जिसका नाम क्या है, लेखा परीक्षण पद्धति। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लोकतंत्र के गुण व दोष। लोकतंत्र, अब जो मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में पूरा लोकतंत्र समझा देगा लोकतंत्र क्या है। अब उसके गुण व दोष, सबसे पहले बात करेंगे गुणों की, कि लोकतंत्र के गुण क्या है। लोकतंत्र के गुण है कि नागरिकों के हितों के लिए कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये प्रतिनिधियों का एक अधिकार को रोकता है, कि जो अब प्रतिनिधि हमने चुन के भेज दिए उनके एक अधिकार ना हो कि वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माने, सारी पावर अपने हाथ में रख ले, सारा पैसा अपने हाथ में रख ले, उसको रोकता है। ठीक है, लोकतंत्र, क्योंकि जवाबदेही है लोकतंत्र में, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कहाँ कितना तुम पैसा खर्च कर रहे हो। ये समानता को बढ़ावा देता है, सभी लोग समान है। इस फोटो को देखिए कि देश में जितने लोग रह रहे हैं, जितने धर्म वाले लोग रह रहे हैं, जितने जाति हैं, जितनी भी हैं, सब इक्वल है। ये सब क्या हो गए, लोकतंत्र के गुण। अब देखो लोकतंत्र के गुणों में अगर सबसे अच्छी चीज़ देखा तो मौलिक अधिकार है, हमें इतने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये है सबसे बड़ी लोकतंत्र की खास बात, सबसे अच्छी ये आत्मा है लोकतंत्र की। समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ किसी ने भी शोषण करा है, किसी भी प्रकार का शोषण करा है, आप मौलिक अधिकार के द्वारा अपने अधिकारों को जारी करवा सकते हैं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पूरे देश में जिसको जो धर्म मानना आप मान सकते हो। संस्कृति व शिक्षा के संबंधी अधिकार, कि तुम अपनी संस्कृति को फॉलो करो, कोई मना नहीं है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इसे दिया गया, सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं, 8वीं तक पूरा उनका फ्री है, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कि आपको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का पूरा अधिकार है, शिक्षा तुम रोक नहीं सकते। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब ये क्या 6th वाला अधिकार क्या, संवैधानिक उपचार। बाकी के जो 5 है ना, अगर आपका इनका किसी की प्रकार से हनन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप इसको लागू करवा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि अगर आपके 5 अधिकार जो ये हैं इसमें कहीं भी कोई हनन हुआ है तो आप सर्वोच्च न्यायालय आइए, रिट जारी करवाइए, आपके सुनवाई पूरी की जाएगी, आपके अधिकारों को किसी प्रकार से हनन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 ये कह रहा है संवैधानिक उपचार वाला अधिकार। ये सब क्या है, मौलिक अधिकार, और ये किसके गुण है, लोकतंत्र के गुण है। इस प्रकार से कि देखिए लोकतंत्र में सभी लोग बराबर है, जनता का प्रतिनिधित्व है, कि जिसको हम वोट देंगे वो बंदा जीतेगा, हमारे द्वारा चुन के प्रतिनिधि जाते हैं। ये लोकतंत्र की क्या हो गई, एक अच्छी चीज़, गुण हो गए उसके। अब लोकतंत्र के दोष देखेंगे। देखो अगर कोई भी चीज़ है, गुण अगर है तो कहीं ना कहीं दोष भी होते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। अब लोकतंत्र के दोष देख लेते हैं। यह सार्वजनिक धन और समय दुरुपयोग के अनुमति करता है। सार्वजनिक धन है ना, हमारा जो टैक्स जा रहा है, हम कितना टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, A to Z जितनी चीज़ें हैं ना हमारे पास, हर चीज़ से हम टैक्स दे रहे हैं। 18% तो GST दे रहे हैं, इतना ज़्यादा GST जाता है, हर चीज़ पे टैक्स जा रहा है। और समय का दुरुपयोग है, पैसा जो हमारा जा रहा है ना कहीं वेस्ट होता है। सरकारी जो है ना वो उस पैसे का कहीं ना कहीं गलत उपयोग करती है, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने घर भरते हैं, ये वाली चीज़ देखी गई है। अब देखिए इस फोटो से समझिए, ये जो नेता हैं इन्होंने वादे तो देखो कितने करे, प्रॉमिस लिखा हुआ है ना, कितने वादे किए। और ये वोटर है, फोटो देखो कुत्ते के ऊपर वोटर बनाया हुआ है कि हम लोग हैं, ये वोटर है। रोटी कितनी मिल रही है हमको, एक ही तो दे रहे हैं, वो भी हम मांग रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो दे नहीं रहा। ये नेता है, कौन है, नेता है। प्रॉमिस इतने करे, वादे इतने करे, चुनाव जीतने के बाद आया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ये भ्रष्टाचार को उकसाता है। भ्रष्टाचार तो देखो है ही, एक बार बंदा पावर में जाने के बाद अगले 5 साल तक पूरा दुरुपयोग करता है अपनी सीट का, जनता के लिए तो कुछ करता ही नहीं, अपने ही सबसे ज़्यादा पैसों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। भ्रष्टाचार बहुत ही हाई लेवल पे देखा जाता है। यह सार्वजनिक नौकरों की गलत पसंद का खतरा, सार्वजनिक जितने भी लोग हैं ना, सार्वजनिक सरकारी अधिकारी वगैरह वाले, इनकी गलत पसंद है कि अपने आप को ये सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, जनता को कुछ मान ही रहे। किसी भी आप वहाँ पे जाके देखिए सरकारी उसमें दफ्तरों में कितनी बुरी हालत है, आपको जाके वहीं पता चल जाए कि सरकारी अधिकारियों का क्या बिहेवियर है, कैसे वो ट्रीट करते हैं जनता को, कैसी वहाँ की हालत है। पैसे उन्हें पूरे मिल रहे हैं, सरकारी अधिकारियों में बहुत अच्छी सैलरी होती है उनकी, पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन वो क्या करते हैं, काम नहीं करना चाहते, काम वो करके राजी नहीं है। गरीबी का रावण,
लोकतंत्र की अगर दोष देखा जाता, सबसे बड़ा दोष तो यही है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है देश में। देखो गरीबी का क्या लेवल चल रहा है, कम हुई है लेकिन आज भी है। इतना अच्छा अगर लोकतंत्र है, सब कुछ है, तो फिर गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है? ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। जनसंख्या क्या है? गरीबी। ये देखिए दैनिक भास्कर वालों की रिपोर्ट आई, 52% जनसंख्या जो है मल्टी डायमेंशनल गरीबी। इसमें क्या है? हाउसिंग के 74% लोगों के पास घर नहीं है, घरों से वंचित है, रोडों पर रह रहे लोग, इस प्रकार से। ये फोटो देख सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, 40% लोगों के पास घर तो है लेकिन बिजली नहीं है, बिना बिजली के कैसे रह रहे हैं। सैनिटेशन में साफ़ सुथरी जगह नहीं है, रहने के लिए शौचालय वगैरह, घर नहीं है, शौचालय नहीं है उनके पास। 74% लोग इस चीज़ से वंचित है। बैंक अकाउंट, 26% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। वैसे ये जो ये रेशो था ये पहले ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री वाला जो अकाउंट है कि फ्री में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, उससे ये काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। जनधन अकाउंट वाला जो आई है प्रयोग, स्कीम जो आई है उसके द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये भ्रष्टाचार को इंगित कर रही है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है। ये सरकारी अधिकारी हैं, कोई भी काम करना तो इनको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आपका काम होगा। ये क्या हो गया? लोकतंत्र का दोष भी हो गया कि भ्रष्टाचार है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाले पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड पार्ट में बाकी का पूरा सिलेबस हो जाएगा, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी।